नमस्कार। पिछले व्याख्यानों में हमने साक्षात्कार विषय को या टॉपिक को देख रहे थे। आज हम साक्षात्कार के प्रकार देखेंगे। साक्षात्कार का वर्गीकरण अनेक आधार पर किया जा सकता है, जैसे कार्य, उत्तरदाताओं की संख्या, अध्ययन पद्धति आदि। इनमें से कुछ प्रमुख निम्न प्रकार से हैं। कार्यों के आधार पर वर्गीकरण। साक्षात्कार के उद्देश्य या अनुसंधान में उसकी भूमिका के आधार पर साक्षात्कार के 4 प्रकारों का उल्लेख किया जा सकता है। पहला है निदानात्मक साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य किसी सामाजिक घटना या समस्या के कारणों को खोज करना होता है। चूँकि ये समस्या के लिए उत्तरदायी कारकों की खोज या उनका निदान करता है, अतः इसे निदानात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। दूसरा है उपचारात्मक साक्षात्कार। जब साक्षात्कार का उद्देश्य समस्या के कारणों की खोज नहीं, बल्कि उसके समाधान से संबंधित सुझाव प्राप्त करना होता है, तब उसे इस श्रेणी में रखा जाता है। तीसरा है अनुसंधान साक्षात्कार। इस श्रेणी में वे साक्षात्कार आते हैं जो किसी अनुसंधान विषय के विभिन्न पक्षों के बारे में तथ्य संकलित हेतु किए जाते हैं। फिर है निदर्श साक्षात्कार। इस श्रेणी के साक्षात्कार वे हैं जो किसी साक्षात्कार अनुसूची के पूर्व परीक्षण के लिए किए जाते हैं। इसमें अनुसूची के निर्माण के पश्चात उसकी उपयुक्तता की परीक्षा के लिए छोटे निदर्श का चुनाव करके उससे साक्षात्कार किया जाता है। संख्या के आधार पर वर्गीकरण यदि हम देखें तो यह साक्षात्कार प्रक्रिया में संलग्न व्यक्तियों की संख्या के आधार पर उसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहले को हम कहते हैं व्यक्तिगत साक्षात्कार और दूसरे को कहते हैं सामूहिक साक्षात्कार। व्यक्तिगत साक्षात्कार, इसमें 2 व्यक्ति साक्षात्कार प्रक्रिया में भाग लेते हैं। एक साक्षात्कारकर्ता होता है और दूसरा उत्तरदाता। साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता से प्रश्न पूछता जाता है, वह उत्तर अंकित करता जाता है। इसकी उपयोगिता यह है कि साक्षात्कारकर्ता इससे उत्तरदाता से विस्तार से बातचीत कर सकता है, अवलोकन कर सकता है, उत्तरों की सत्यता परख सकता है, आवश्यकता होने पर प्रश्न समझा सकता है, वह उत्तर देने को प्रेरित भी कर सकता है। इनमें उत्तरदाता आश्वस्त रहता है कि उसकी बातचीत कोई अन्य व्यक्ति नहीं सुन रहा है, अतः वह खुलकर बातचीत कर सकता है। इस प्रकार के साक्षात्कार की सीमाएं, इसमें अभिनति आने की आशंका और समय अधिक लगता है। दूसरा है सामूहिक साक्षात्कार। व्यक्तिगत साक्षात्कार के विपरीत सामूहिक साक्षात्कार में 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। इसमें प्राय एक साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता समूह से बातचीत करके तथ्य प्राप्त करता है। यह प्रश्नकर्ता और समूह में से कोई भी व्यक्ति उत्तर देता है। अन्य व्यक्ति उसका अनुमोदन या विरोध करते हैं अथवा कुछ अन्य अतिरिक्त सूचनाएं भी देते हैं। इसमें कम समय व धन में अधिक तथ्यों का संकलन हो सकता है। इस प्रकार के साक्षात्कार प्राय सामुदायिक विषयों या सामान्य रुचि के व सामान्य जीवन से जुड़े विषयों के बारे में तथ्य एकत्रित करने के लिए किए जाते हैं। इसमें लोगों की वास्तविक प्रतिक्रियाओं को अच्छी तरह से जाना जा सकता है व उनमें आपसी व्यवहार के आधार पर सामाजिक संबंधों व संपर्कों की प्रकृति का भी अवलोकन किया जा सकता है। सामूहिक साक्षात्कार का एक दूसरा रूप एक उत्तरदाता से अनेक साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा बातचीत करके तथ्य संकलित करना है।
सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार के इस रूप का उपयोग बहुत कम किया जाता है। प्राय इस तरह के साक्षात्कार कई बार नौकरी के लिए दिए जाने वाले साक्षात्कार के रूप में लिए जाते हैं। फिर है अवधि के आधार पर वर्गीकरण। साक्षात्कार की प्रक्रिया में लगने वाले समय के आधार पर साक्षात्कार को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला हम कहते हैं संक्षिप्त संपर्क के साक्षात्कार। इसमें साक्षात्कारकर्ता किसी पक्ष विशेष के बारे में सीमित व निश्चित जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्तरदाताओं से संपर्क करता है। इस प्रकार के साक्षात्कार जल्दी समाप्त हो जाते हैं, अतः इन्हें संक्षिप्त संपर्क के साक्षात्कार कहा जाता है। फिर दूसरा है दीर्घ संपर्क के साक्षात्कार। जब साक्षात्कारकर्ता को विषय से संबंधित विस्तृत व गहन सूचनाएं प्राप्त करनी हो तो केवल 1 दिन या कुछ देर के साक्षात्कार पर्याप्त नहीं होते। उसे उत्तरदाताओं से अनेक घंटों, दिनों या सप्ताहों तक बातचीत करनी होती है। ये दीर्घ संपर्क के साक्षात्कार कहलाते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार प्राय व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में या जीवन इतिहास जानने के लिए किए जाते हैं। मनोचिकित्सा के क्षेत्र में भी इस प्रकार के विशेष रूप में महत्वपूर्ण होते हैं। इस तरह से हमने अवधि के आधार पर वर्गीकरण को देखा और अब हम अपने महत्वपूर्ण एक जो साक्षात्कार है वह है कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। सामान्यतः हमारे जो काम आते हैं वह कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण के रूप में हम ज़्यादा देखते हैं और हमारे अगले व्याख्यान में हम कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।